सहेली। सखी सहेली। सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। बुआ, आज बड़े दिन बाद इस मंच पर आपसे मिली हूँ मैं। ये बात तो है, और यही बात हमारे साथी भी कह रहे हैं कि इन दोनों की मुलाकात बड़े दिन बाद हमसे हो रही है। तो साथियों, आपका ढेर सारा कहना चाहिए कि ढेर सारा आपको प्यार, आपका भी स्वागत है इस मंच पर। और स्वागत तो भाई जब से वो फेसबुक पे वो देखना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, हो गया। हाँ, हो गई शुरुआत तो उनकी। वाह, क्या बात है। जिन्होंने नहीं देखा उनको बताना जरूरी है अब। जी हाँ, बिल्कुल बताना जरूरी है कि आज क्या क्या लेकर हम हाजिर हैं। व्यंजन विधि तो है ही, आप अपनी कागज और कलम लेकर बैठे ही होंगे, ये हमें पता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और क्या लेकर हाजिर हैं हम? आज बड़ा खास दिन है भाई, 68वां महापरिनिर्वाण दिवस है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का। जी हाँ, उनकी पुण्यतिथि है, तो हम उन्हें याद करेंगे। और साथ में मौसम चूंकि ठंडक का शुरू हो चुका है, तो ठंड में रखें खुद को मजबूत, किस तरह से रखें ये हम बताएंगे। और आप भी बता ही रहे हैं, बहुत सारे साथियों ने ढेर सारी बातें लेकर भेजी हैं। और हमारे लिए देवतुल्य होते हैं हमारे माता पिता, जन्म से लेकर और हमारे जीवन के अंत तक उनका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। यूं समझिए कि जो हमें दुनिया में लेकर आया, अगर उन्हीं की कोई महत्व नहीं है तो फिर दुनिया में किसी चीज का महत्व नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं। बिटिया देखो, ऐसा है कि उनके जीवन तक उनका हम साथ, हमारे सर पर उनका हाथ रहे, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और उसके संग संग ये भी है कि जैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने हालांकि लिखा है कि माता पिता हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं किसी वजह से, लेकिन उसके बाद भी हम किस तरह से देखभाल कर सकते हैं, ये अलग मुद्दा है। भले ही हम दूर रहें, लेकिन किस तरह से हम उनकी देखभाल कर सकते हैं और कैसे उन्हें लगे कि हम बिल्कुल उनके पास हैं। बिल्कुल। तो, और ये बड़ी भावुक करने वाली बातें हैं, तो थोड़ा सा है ना, इन भाव से बाहर निकलकर पहले गीत सुनते हैं, फिर बातचीत शुरू करेंगे। क्या बात है, चलो। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहाँ मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम।
जिंदगी के बाग हो। तुम हमारी राह के चिराग हो। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो। तुम हमारी राह के चिराग हो। मेरे लिए आसमां हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। तो भाई आज जो है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद का दिन है। हमारे साथी ने लिखा है, सभी जातियां समान हैं, महान हैं सभी जातियां और जन्म से सभी को ईश्वर प्राप्ति के अधिकार हैं। एकता, समरसता, सामाजिक न्याय एवं एकता के सूत्रधार, महाविधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक समाज सुधारक, भारत रत्न आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। क्या बात है। और इसी तरह से एक और श्रद्धांजलि स्वरूप एक हमें ये प्राप्त हुआ है संदेश। इसमें लिखते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और इस दिन को हम जानते हैं महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही और भी चीजें साझा की हैं। हमारे साथी ने लिखा है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और परिनिर्वाण दिवस आज है, यानी 6 दिसंबर सन था 1956। बाबा साहब अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए। पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसी योगदान के लिए उन्होंने जो कार्य किए, इसके लिए हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और एक और संदेश हमें मिला है बुआ। ये हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि बाबा साहब के वक्तव्यों में उनकी विचारधारा झलकती थी। वो चाहते थे कि सभी बातों को दरकिनार कर हमें ये सोचना होगा कि किस तरह से इस देश का हर समाज, हर वर्ग, उन्हें उनका अधिकार मिले और वो एक होकर देश के विकास में अपनी भागीदारी को निभाएं। और जो मूल धारा से अलग लोग थे, उनके लिए काफी काम उन्होंने किए हैं। सारे भेदभाव को वो खत्म कर देना चाहते थे और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करते रहे, समाज को प्रेरित करते रहे और अभियान जो उन्होंने चलाया उसका नतीजा आज हमारे सामने है। बिल्कुल सही बात है। एक समरसता वाला समाज था जो जिसकी उन्होंने कल्पना की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही इस चीज का अनुभव किया था। तो जैसा कि हमने दिन बताया, तिथि बताई कि 1891 को हुआ था जन्म, महू में हुआ था मध्य प्रदेश के। और सामाजिक आर्थिक भेदभाव, समाज के दुर्व्यवहार से बचने के लिए उन्होंने अपने एक शिक्षक की मदद से अपना उपनाम सकपाल से अंबेडकर में बदल लिया। और बचपन से ही ये भेदभाव क्योंकि वो अनुभव कर रहे थे और इस भेदभाव को मिटाना चाहते थे, समाज को इस चीज से बचाना चाहते थे। और जब उनके पिताजी का सेवानिवृत्ति हुई तो वो उनका परिवार आ गया महू में, क्योंकि जन्म हुआ था ना, तो वो महाराष्ट्र के सतारा में आकर बस गए और यहीं एक स्थानीय स्कूल में आकर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। और कठिनाइयां बहुत रही उनके जीवन में, लेकिन फिर भी पढ़ाई को जारी रखा और बहुत अच्छे अंकों से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। बिल्कुल। इसी वर्ष फिर बड़ौदा के महाराजा ने अंबेडकर जी को छात्रवृत्ति दी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया, लंदन चले गए, फिर वहां से बैरिस्टर बने और विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया, तब जो पहले प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अंबेडकर जी को, जो कि उस समय बंगाल संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, उन्हें अपने मंत्रिमंडल के कानूनी मंत्री
के रूप में शामिल कर लिया और उन्हें आमंत्रित किया। और संविधान सभा का जो मसौदा था, इसे तैयार करने का जो काम था, ये सौंप दिया गया बाबा साहब अम्बेडकर जी को और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुन लिया गया। तो संविधान का मसौदा तैयार करने का काम जब समिति को सौंपा गया तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही डॉक्टर अम्बेडकर जी की। भारतीय संविधान के गठन के लिए बनाई गई समिति के सदस्यों में वे थे। फिर स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। इस तरह से फिर अस्तित्व में आया यह संविधान और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान जो है देश में लागू कर दिया गया। आज भी हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे बड़े गणतंत्र में हम रहते हैं। और भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न से सम्मानित, जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित इसीलिए हुए क्योंकि उनका जो संघर्ष है वो हमने बराबर याद करते हैं, उस संघर्ष को याद करते हैं। तो जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो हम ऐसे महान पुरुष जो होते हैं, एक तरह से हम इन्हें युग प्रवर्तक कहते हैं, इन्होंने एक नए युग का निर्माण किया है, तो ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। साथिया रे बोल मेरे साथिया, बोल मेरे साथिया, कितना मुझसे प्यार है। बोल मेरे साथिया, कितना कितना मुझसे प्यार है। भाई ये सब पूछना पड़ता है कभी कभी
कितना मुझसे प्यार है। इसी तरह से माता पिता और बच्चों का जो संबंध होता है, कई बार जब देखभाल नहीं मिलती है तो माता पिता के मन में भी ये सवाल आता है कि भाई बच्चों को हमसे कितना प्यार है, ये पूछ लें। हाँ। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है चंचल बिटिया। देखो ना, किसी ने कहा था कि ठीक है, होता है, बच्चों को भी बहुत प्यार होता है। बच्चे कहेंगे अरे कैसी बात कर रही हैं आप, कैसे पूछ रहे हैं, माता पिता से प्यार नहीं होगा है। लेकिन भाई कभी कभी जाहिर भी कर देना चाहिए। तो जैसे बच्चों के मन में आता है, या जैसे ऐसे बोल देते हैं, उल्टा सवाल कर देते हैं कि आपने ऐसे कैसे सोच लिया, तो खुद को लगता है क्या कुछ गलत सवाल कर लिया, लेकिन फिर क्यों ऐसा आ रहा है, तो ये हमें एक बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि माता पिता की तो आदत होती है कि वो हर समय अपने प्यार को जताते रहते हैं, प्यार लुटाते रहते हैं। और जो आज की नई पीढ़ी की अगर हम बात करें तो वो बच्चे प्यार भले ही करें, लेकिन वो जताने में थोड़ा सा कंजूसी कर लेते हैं ना। कंजूसी मत करो। हाँ। तो ऐसा कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा सुझाव है एक छोटा सा, कि किसी ने कहा था कि अभी इधर से आते जाते या अब एकदम पीछे मत पड़ जाइएगा, लेकिन हाँ ये कि सुबह शाम कभी आप अपने माता पिता को गले में हाथ डाल लीजिए, प्यार कर लीजिए, उनसे कह दीजिए कि अरे आप हैं तो हमें कितना अच्छा लग रहा है, या ये जाहिर करिए कि आप बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं कि उनका साया आपके ऊपर है ना। जब हम आलिंगन करते हैं तो ये जो स्पर्श है, हाँ। इसमें जो प्रेम झलकता है, ये अंदर तक जो हमें जिन एहसासों से भरता है ना, उन्हें शब्दों में बयान करना ही बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जहां जब हम ऐसा देखते हैं बुआ कि उन्हें उपेक्षित नजरों से देखा जा रहा है या उपेक्षा उनकी हो रही है, तो मन में सवाल उठता है कि हम सिर्फ एक जिम्मेदारी या कर्तव्य की तरह इस बात को लेते हैं, या ये चीजें वाकई जरूरी हैं। मुझे तो लगता है कि वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। बिल्कुल। जैसे कि क्या हमें लगता है कि हम कहें कि रोज नहाना हमारी जिम्मेदारी है, अच्छे से रहना हमारी जिम्मेदारी है? ऐसा तो कभी नहीं कहते। अच्छा, फिर कभी सोचते हैं क्या कि अच्छा जिम्मेदारी है कि हमारा ये कर्तव्य है? कभी सोचा है? बिल्कुल कभी नहीं। और जिस तरह से हमारे शरीर का हर भाग हमारा है, भाई एक हाथ को देखेंगे एक हाथ को नहीं देखेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल। तो वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब वो इस उम्र के पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां अब शायद बहुत सारे कामों के लिए उन्हें एक सहारे की जरूरत है, बच्चे को जब वो बड़ा नहीं हो रहा, थोड़ा सा अशक्त होते हैं, कहीं ना कहीं जो है हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं, देखना थोड़ा सा कम होता है, तो ऐसा लगता है। और कभी कभी तो वो संकोच में कह नहीं पाते कि हमारा ये काम कर दो, क्योंकि माता पिता जो है वो बच्चों की मजबूरियों को, उनकी जरूरतों को, उनकी व्यस्तताओं को खुद ब खुद समझते हैं। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि वो कुछ नहीं कहते हैं, कभी कदा हो सकता है वो 10 बार सोचते हो तब एक बार कहते होंगे। तो जब एक बार भी कहते हैं तो आप ये सोचिए कि इन्होंने 10 बार की जगह एक बार कहा है, तो हम उसको 10 गुना ज्यादा उसका सम्मान करें उस बात का। और कई बार बिना कहे कई बातों को समझ ले। हाँ, तो इसी तरह वो तो बहुत जरूरी है। एक संदेश है बुआ, ये हमारे एक सुनने वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि एक इंसान और एक जानवर में बड़ा खास अंतर होता है। वो ये कि इंसान अपने बच्चों की देखभाल कम से कम तब तक करता है, उस समय तक करता है जब तक कि वे पढ़ लिख कर किसी अच्छे व्यवसाय में नहीं चले जाते हैं। वे अपने बच्चों को बहुत ही ऊंचे स्तर पर देखना चाहते हैं, इसके लिए दिन रात एक कर देते हैं, अपनी क्षमता से बढ़कर खर्च भी करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कहीं से कर्ज भी लेना पड़े तो भी वो चूकते नहीं। और ऐसे ही माता पिता जब वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, जिन्हें जब सहारे की जरूरत पड़ती है, उस समय उनकी देखभाल करना कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है और उनका धर्म भी है। क्या बात है। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि फर्ज कहना उचित होगा। पूरी जिंदगी माता पिता हमें अच्छा जीवन देने में बिता देते हैं, अपनी बड़ी बड़ी जरूरतों को भुलाकर हमारी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करते हैं। उनकी पूरी दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है। अब ये हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको पूरा समय दें, सेवा करें, उनका जीवन आनंदित बनाएं। तो देखो क्या होता है कि अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि अरे अब ये देखो अच्छा सा कमरा कर दिया, अब ठंड आ रही है तो हमने हीटर लगा दिया, गर्मी की व्यवस्था कर दी, एक सेवक रख दिया या सेविका रख दी, और बाकी सब चीजें सुविधा है ही है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहिए क्या इनको इससे ज्यादा? खरीद कर ली गई सुविधाओं से जो आत्मनापन है या आत्मीयता है वो नहीं मिलती। अगर हमारे पास समय नहीं है, हमने कोई एक सेवक सेविका उनके लिए लगाई भी है देखभाल के लिए, फिर भी दिन में एक बार अगर जब भी हमें समय मिले, चाहे वो 10 मिनट का समय है या 2 मिनट का समय, एक बार जाकर जब हम उनसे हाल चाल पूछ लेंगे कि अम्मा कैसी हो या बाबूजी अब कैसे हो, तो ये जो 2 शब्द हैं, ये दिन भर वो सेविका ने जो सेवा की है ना, उससे भी शायद उनको ना मिले। सही बात है। अभी जैसे तुमने सिर्फ कहा, उतने से इतना प्यार आ गया और इतना अच्छा लगा कि बस घर में बैठे हैं, है ना। तो यही चीज होती है। अच्छा, एक बात और होती है कि जैसे हमने जिसको रखा है उनके सहयोग के लिए, उनको बहुत अच्छा महसूस कराने के लिए चलिए हमने रख दिया,
कभी कभी क्या होता है कि उनकी आपस में ट्यूनिंग नहीं होती है, उन्हें वो नहीं पसंद करते हैं, तो कम से कम ये भी आप देख लें कि क्या वो ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आपके डर के मारे या बच्चे को परेशानी होगी तो वो नहीं बता रहे हैं। तो जैसे कि हम छोटे बच्चे के लिए क्या होता है कि हम रखते हैं ना, अक्सर शिक्षक रखते हैं, पढ़ाने के लिए रखते हैं, ट्यूटर रखते हैं, फिर भी हम उनके ऊपर पूरा निगाह रखते हैं। तो ऐसे हम अपने माता पिता के लिए भी रखें। अगर आप बहुत संपन्न हैं, आपने किया व्यवस्था, तो उस व्यवस्था को भी देखना कि वो सही है या नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं है तो उसमें थोड़ा सा तब्दीली करिए और फिर देखिए कि हो सकता है नया जो आए वो ज्यादा अच्छा हो, है ना। और माता पिता से भी इस बारे में जानकारी लेते रहें, पूछते रहें कि भाई आपको कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इनके साथ में कोई आपके जो भी संबंध बन रहे हैं, ताल्लुकात हैं, वो अच्छे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप नहीं कह पा रहे हैं, या हम जितनी सुविधा देना चाह रहे हैं उतनी वो जो सेवक सेविका है, ये जो वो व्यक्ति है, वो शायद उतना ध्यान नहीं देता। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है बुआ कि हम अपने सोशल मीडिया में वहां हमें लगता है हमने इनको दवा दे दी, हमने इनको खाना दे दिया, अब ये सो गए हैं, उसके बाद में हम अपना फोन लेके बैठ गए या अपना कोई काम करने बैठ गए, और उस वक्त शायद हम इतने मसरूफ हो गए कि हमें याद ही नहीं रहा कि अब उनकी दूसरी दवा का खुराक का समय हुआ है या वो सोकर उठ गए होंगे। तो पल पल ऐसा काम अगर हमने लिया है तो ये उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से अपने माँ बाप को समझा है वो उन्हें अपना माता पिता समझकर उनकी सेवा। क्या बात है। वैसे हमारे साथियों ने बहुत सारे अपने अनुभव साझा किए हैं। लिख रही हैं कि मेरे ससुर लगभग 86 और सास 78 की होंगी। उनको पहले से ही आयुर्वेदिक दवा और सूखे मेवे खाना पसंद था, तो आज मेरे ससुर बिना काठी लिए चलते हैं, पर बिना चश्मा लगाए किताब पढ़ते हैं, और आज भी सास घर का कामकाज संभालती हैं, देवरानी खेती में जाती है। तो क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। और देखो कहीं ना कहीं ये जो अभी भी शरीर उनका मजबूत है तो आपकी देखभाल की वजह से, उनकी मन की खुशी की वजह से है। और साथी ये भी लिख रहे हैं, दूसरे साथी लिख रहे हैं, जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत है, चाहे वो साधारण मजदूर ही क्यों न हो, उसे कभी अन्य लोगों की दुआ से दाल रोटी की कमी नहीं होती है। ये मैंने आजमाया है। तो सही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में क्या कहा जाता है, और हमारे देश में नहीं, मैं तो कहूँ सब जगह, माता पिता जो जीवन दाता हैं हमारे, वो ईश्वर तुल्य ही हैं। हम सुनते हैं कि भाई भगवान हमें जिंदगी देते हैं, लेकिन उन्हें हम ये बातें काल्पनिक या किताबी कह सकते, लेकिन उन्हें देखा नहीं ना हमने जन्म देते या हमारी देखभाल करते, हमारी जरूरतों को पूरा करते, हमने जिन्हें देखा वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं। उन्हीं की अगर देखभाल ना की तो फिर क्या किया। और इसी तरह से एक संदेश है कि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब संयुक्त परिवार के विघटन के बाद ये दिन लद से गए हैं। अब तो एकल परिवार में उनकी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ अलग ही चुनौतियां हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की महंगाई ने उनके अपनी फसल को बढ़ाने के लिए मजबूर कर रखा है। वो उनकी जिम्मेदारी से बंधे हैं। ऐसे में बुजुर्गों को देखते रहने का अवसर उनके आगमन की प्रतीक्षा पर ही निर्भर करता है। फिर भी 2 मीठे बोल ही उनके लिए काफी होते हैं। बदलते माहौल में फोन पर बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन देखभाल की अपेक्षा इससे अति बुजुर्गों की पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए कर बहियां बल अपनो छाड़ बिरानी, आस के अनुसार अपने शरीर जो अब तक आपका साथ दे रहा था लेकिन अब नहीं दे रहा है, तो ये स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। फिर ईश्वर न करे कि किसी के देखभाल की आवश्यकता पड़े। तो वही इन्होंने भी लिखा है कि कर बहियां बल अपनो छाड़ बिरानी, कुछ इन्होंने लिखा है, तो इसलिए करें। फिलहाल हम एक गीत सुनते हैं, लेकिन और भी संदेश आया है, हम उसे भी शामिल करेंगे। जन्म जन्म का टूटे ना, हाय टूटे ना, कभी टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी टूटे
तुमसे लगन साथी छूटे ना, हाय छूटे ना कभी छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, हाय टूटे ना कभी टूटे ना, लागी तुमसे लगन साथी छूटे ना। कहीं ना लागे, ये प्रीत के है नाजुक धागे, दुनिया की नजर कहीं ना लागे, कोई प्यार हमारा लूटे ना, लागी तुमसे लगन साथी छूटे ना, हाय छूटे ना कभी छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, हाय टूटे ना कभी टूटे ना, लागी तुमसे लगन। भाई देखो, सभी ये लिख रहे हैं कि जिम्मेदारी है, और लेकिन प्रश्न ये है कि आजकल ज्यादातर एकल परिवार हो गए, रोजगार और पढ़ाई के कारण बेटे या बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। ये भी कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल सही बात है। और ये भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि आप अपने काम या दफ्तर में कितने ही व्यस्त क्यों न हो, पर घर पर अगर वृद्ध माता पिता हैं तो उनके लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। वृद्धावस्था में अपना ध्यान अकेले रखना आसान नहीं है। इस समय अलगाव, अकेलापन, रोजमर्रा के कामों में असमर्थता बहुत ही आम बात है। ऐसे में यदि बच्चे अपने बिजी लाइफ स्टाइल में से थोड़ा सा वक्त अपने माता पिता के लिए निकालते हैं तो उन्हें अकेलापन और निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो एक बात और हम याद रख सकते हैं, जैसे हम याद करें कि इस समय जब हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमारा ध्यान पहले बच्चों की तरफ रहता है, और जब हम वृद्ध होने लगते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे हमें देख ही नहीं रहे, जबकि हम भूल गए कि जब हम अपने बच्चों के साथ में तो पहली ध्यान छोटे बच्चों की तरफ जाता है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुजुर्गों को भी समझ लेना चाहिए कि जब वो उनका परिवार बन रहा है, उनके बच्चों का नया परिवार बन रहा है, वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में, तो उन्हें दोनों तरफ उनका बंटवारा जैसा हो जाता है। उन्हें माता पिता को भी देखना है, छोटे बच्चों को भी देखना है, लेकिन हमेशा समझदारी की उम्मीद जो बड़े होते हैं उनसे ही रखते हैं। तो बच्चों को पहले जहां देखना जरूरी है, यूं तो बराबरी दोनों की ही है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी वहां माता पिता। देखो बिटिया, चंचल बिटिया, ऐसा है कि इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक अंतराल का समय हो गया, अंतराल लेते हैं। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और लेकर छोटे बच्चों को हाजिर हैं। तो भाई देखो, जिन बुजुर्गों की हम बात कर रहे हैं उनके बच्चे हमें लगता है कि कम से कम कक्षा 5-6 से आगे आ गए हैं। क्योंकि 70-80 के बाद थोड़ी ज्यादा असमर्थता होती है, ज्यादा अकेलापन होता है। तो इस उम्र की बात चल रही है, और देखो कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, दोनों में संतुलन रखना पड़ेगा, जैसे तुम कह रही थी। और हमारे साथी भी बहुत कुछ लिखकर भेज रहे हैं।
है ना? हमारे एक साथी ने लिखा है कि बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सम्मान दें, उनकी सेवा करें, उनके साथ समय बिताएं। अब इन्होंने अपना अनुभव भी साथ में जोड़ा है कि मेरी 93 वर्षीय सास का निधन अभी 3 वर्ष पूर्व ही हुआ है। उनकी नियमित चिकित्सा, खाने पीने का पूरा परिवार मिलकर ध्यान रखा करता था, और ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। तो ऐसा परिवार सम्माननीय है, उन्हें हम सलाम करते हैं। साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि कोशिश करें माता पिता को कि सोशल एक्टिविटी का हिस्सा बनाएं। हास्य क्लब, योगा क्लब के बारे में उन्हें जानकारी दें, सुरक्षा का ध्यान रखें, कुछ इन्होंने पॉइंट लिखे हैं। मानसिक सेहत का ध्यान रखें, समय निकालें उनके लिए, फोन कॉल, वीडियो कॉल समय समय पर करते रहें। असमर्थता को उनकी समझें, महीने में कम से कम एक बार फैमिली पिकनिक जरूर जाए। दवाइयां मंगाने के लिए, टैक्सी के लिए, सब्जियां फल मंगाने के लिए जो ऐप आदि है यानी नई तकनीक का इस्तेमाल करें। हमेशा याद रखें, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है धरती पर रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये बिल्कुल सही बात है ना बुआ, कि इस तरह से नए जमाने की जो चीजें हैं इनका हिस्सा बनाकर हम उन्हें ये एहसास दिलवा सकते हैं कि आपकी उम्र बेशक बढ़ रही है लेकिन आप अभी भी युवा हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये जब हम उन्हें बल देंगे, इस तरह से अपनी बातों से उन्हें मोटिवेट करेंगे, तो वाकई में उन्हें अपनी बढ़ती उम्र का या वृद्धावस्था संबंधी जो कमियां आने लगती हैं उनका एहसास थोड़ा सा कम हो सकता है। यही तो हम कह रहे हैं चंचल बिटिया, लेकिन क्या होता क्या है पता है? व्यावहारिक बात, अभी जैसे तुम कह रही हो कि ऐप आदि बता दे फटाफट, अभी तुमने बैठा दिया अपने बेटे को कि लो बता दो दादी को, अब वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे धर ऐसे, देखो दादी ऐसे गए, ये यहाँ गए, बस ये दबाया और बस ऐसे ऐसे करोगे ये आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जितनी तेजी से बच्चे बताते हैं हम लोग नहीं समझ पाते, तो अब दादी नानी कैसे समझेंगी, बाबा कैसे समझेंगे? तो उन्हें थोड़ा सा इत्मीनान से ठहर के बताओ, हर कदम पे पूछो कि ये स्टेप समझ में आया है, फिर 1-2 दिन बाद फिर उसको रिवाइज कराइए, क्योंकि 6-7 कदम हुए उसके स्टेप्स हैं, अब भूल गए, पता लगा कि अरे यहाँ क्या दबाया था इसके बाद, तो कभी वो पूछे तो आप चिड़चिड़ाइए मत, अरे अब उस दिन तो बताया था, कितनी बार बताएं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बुजुर्ग में और एक बच्चे में कोई फर्क नहीं होता। जैसे बच्चों को 10 बार बताएं वो भूल जाते हैं, तब तो हम बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह वो तो बार बार पूछ रहा है। और इसी तरह से जब बुजुर्ग कोई बात को ना समझ पाए, और ये तकनीकी बातें होती हैं, इनको समझ, क्योंकि वो इनसे कभी बहुत मित्रतावश व्यवहार किया नहीं है, वाबस्ता नहीं होते ना, तो लैपटॉप या मोबाइल पर जो चीजें, अरे हम ही लोग जिस तरीके से बच्चे स्क्रॉल करते हैं या उंगली से खींच लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते, तो फिर हमसे भी ज्यादा उम्र वाले तो होते हैं परेशान। हमारे एक साथी ने बहुत भावुक करने वाला भी लिखा है, उससे वृद्धावस्था की याद आती है, अरे वृद्धाश्रम की याद आती है। इन्होंने लिखा है, एक पानी से भरा हुआ घड़ा 10 लोगों की प्यास बुझाता है, खाली घड़े को जब भरने की बात आती है तो वे 10 उस घड़े को भरने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वे जो तृप्त हो गए हैं अब उनकी यही कामना रहती है कि घड़ा फूट जाए। टूटा हुआ घड़ा नहीं रहता, वो ठीकरा हो जाता है, और ठीकरा को लोग कहीं एक कोने में फेंकना ही पसंद करते हैं। ज्यादातर परिवार में माँ बाप की यही हालत है। औरत और माँ होने के नाते आज के सामाजिक परिवेश को देखकर लगता है कि भगवान माँ बाप को बुजुर्ग ना करे। तो देखो भाई, ये जो है बुजुर्ग होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है, बाई चॉइस नहीं होता है। तो बस ये करें कि बच्चे जो है हम अपनी जिम्मेदारी समझें और उन्हें इस बात का एहसास ना होने दें कि ऐसे उन्हें हाथ जोड़ना पड़े। और अपने बच्चों को हम हमेशा सिखाते हैं ये बात कि आपको बुजुर्गों की, अपने माता पिता की सेवा करनी है, तो ये ध्यान रखें कि आपको भी एक दिन इसी वृद्धावस्था में पहुंचना है। तो आप जो चीज सिर्फ कहते हैं वो कहने से बच्चे नहीं समझेंगे। आपका व्यवहार अगर उन्हें दिख रहा है कि आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो वो बच्चा अपने आप इस व्यवहार को सीख जाएगा, और जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो वो बच्चा जरूर आपके साथ ही रहेगा, बिल्कुल आपकी परछाई की तरह। ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए।
बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों ओर बहार है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात, मेरी जान बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए। शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे और गोरी क्या चीज है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात, मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। तेरी सूरत प्यारी, अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी अरे वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात, मेरी जान बल्ले बल्ले। भाई हमारे साथियों ने लिख दिया सर्दियां शुरू होने वाली है, ऐसे में मौसम में बदलाव के चलते सर्दी जुकाम होना आम बात है। हमारा शरीर एकदम से बदलते हुए मौसम को समायोजित नहीं कर पाता, इसलिए खासतौर से लो इम्यूनिटी वाले लोगों पर इसका असर बहुत जल्दी होता है। सर्दी जुकाम अगर हो जाए तो सिर दर्द और हरारत बनी रहती है और साथ ही व्यक्ति सांस भी ठीक से नहीं ले पाता। ये गंभीर नहीं होता, लेकिन इससे हमारी दिनचर्या प्रभावित होती है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ता है। सर्दियां आते ही खासतौर से आहार में ऐसी चीजों को शामिल करें जिसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो। दरअसल सर्दी के दिनों में सूरज की रोशनी से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाता, इसलिए एक वयस्क को रोजाना 10 MSG विटामिन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जिंक और विटामिन सी से भरपूर आहार ले सकते हैं, ले नहीं सकते, ले ही लेना चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात है। और मौसम तो बदल ही चुका है, ठंड आ ही चुकी है, लेकिन जब और सर्द हवाएं बढ़ती हैं तो ये और हड्डी गल जाती है ना। बिल्कुल। और ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मजबूत अगर नहीं रखी तो मुश्किल हो ही सकती है। इसलिए हमारे साथी लिख रहे हैं कि ठंड के मौसम में हमारी इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है। ऐसे में ये जरूरी है कि खाने पीने का उचित बदलाव करते हुए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें। इसके अलावा शीतलहर वाले इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन करें। जैसे अगर आप कुछ मांसाहार का सेवन करते हैं तो आप अंडे ले सकते हैं। इसके अलावा गुड़ है, सूखे मेवे हैं, लहसुन है, अदरक, हल्दी, मेथी, खजूर, ऐसी बहुत सारी चीजों का सेवन कर सकते हैं। क्या बात है भाई, अभी तो शीतलहरी चली नहीं है, आएगी तब क्या होगा। वैसे हमारे साथी लिख रही हैं कि ठंड में खुद को रखें सेहतमंद। स्वस्थ रहने के लिए सर्दी शुरू होते ही घर में गोंद के लड्डू बन जाते थे जिनमें शुद्ध देशी घी, गुड़ और मेवे की भरपूर मात्रा होती है जो सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए उसमें मेथी और सौंठ डाल दी जाती है। इसके अतिरिक्त इन दिनों हरी सब्जियां बहुत आती हैं, उसका भी भरपूर सेवन करना चाहिए। पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। सर्दियों में हमारे यहाँ बाजरे का भी सेवन नियमित किया जाता है। सर्दियों में इन्हें खाने से शरीर गर्म रहता है, शरीर को ताकत मिलती है, बीमार नहीं पड़ते। बाजरे में कैल्शियम, विटामिन, फाइबर, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है जो शरीर को एनर्जी देने और ताकतवर बनाने के लिए फायदेमंद है। और इसी तरह से जब खाने पीने की बात चल रही है ना बुआ, तो एक साथी लिखते हैं कि सर्दियों का मौसम बड़ा हेल्दी होता है। जो भी
खाया पिया वो सब हजम हो जाता है। तरह तरह की सब्जियां, फल, मेवे सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। खुशगवार सीजन होता है, खूब अच्छे से पहन ओढ़कर घूमने का अपना अलग ही मजा रहता है और इससे ठंड लगने से भी बचे रहते हैं। ऊनी कपड़े, स्वेटर पहने रहना चाहिए। अदरक का उपयोग करते रहें, यानी कि आप अदरक को सूप में भी उपयोग कर सकते हैं, इसे चाय में डालकर भी पीते रह सकते हैं, ऐसा हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। और लिखते हैं कि धूप में अधिक से अधिक थोड़ा सा बैठा करें, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो सर्दियों से अच्छा तो कोई मौसम ही नहीं है। क्या बात है। तो भाई बल्ले बल्ले वाला गाना तो हमने पहले ही बजा दिया था, लेकिन एक बात और है कि खाने पीने का पूरा ख्याल रखें। जो मतलब मूंगफली जो है, हम बराबर सूखे मेवे की बात कर रहे हैं महंगे, लेकिन मूंगफली जो है इस समय का मेवा इसीलिए कहा जाता है कि इस समय आप खूब अच्छे से रजाई में बैठिए और फोड़ फोड़ कर खाइए, बड़ा मजा आएगा। अब बाजरे की रोटी है तो उसके संग अगर आप गुड़ से खा रहे हैं तो उसका अलग मजा है, गर्म भी होगा और अच्छा भी लगेगा। बाजरे की रोटी के अलावा बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का दलिया, ये सब भी खा सकते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है विटामिन सी, जो इन दिनों खूब संतरा बाजार में आता है। भर भर के संतरा खाइए, आंवला है, क्या बात है। साथ में आपको आयरन भी मिलेगा, लौह तत्व मिलेंगे, तो हीमोग्लोबिन वाली समस्या जो है खासतौर से हमारी बहनों के लिए वो भी दूर रहेगी। और अच्छे अच्छे गाने सुनिए। तो भाई ऐसा है कि पंख तो होते हैं, उड़ने के लिए उनकी मजबूती बहुत ज़रूरी है। और हम बात कर रहे हैं इन पंखों को मजबूत करने की बात इस मौसम में ख़ास तौर से। तो हम लोग बात करते हैं कि आंवला है, हरी पत्तेदार सब्जियां खूब आती हैं, गाजर खूब आता है, तो इन सब का अच्छी तरह से सेवन करें। और हमारे साथी ने बड़ी अच्छी चीज़ की ओर इशारा किया है, पानी के लिए, है ना? क्योंकि प्यास कम हो जाती है ना इन दिनों, तो पानी तो ज़रूरी है भाई।
हाँ, लेकिन महसूस नहीं होता है, आपको वैसे प्यास नहीं लगती है। हमारे साथी लिख रहे हैं ठंड में मौसम में प्यास कम लगने की वजह से अक्सर हम पानी पीना कम कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ठंड में भी शरीर को पानी की जरूरत होती है, ऐसे में बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना बेहद जरूरी है। लेकिन सर्दी में ठंडा पानी पीना काफी मुश्किल होता है, इसलिए जितना हो सके गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से आपको कई तरह के फायदे होंगे। हाँ, एक बात तो है कि मतलब आदमी जी चुराता है कि अब ठंडा ठंडा पानी गले में जाएगा, और कुछ लोग तो कहते हैं पेट तक में एहसास हो रहा है, हमें ये अंदर तक जा रहा है। पता नहीं, हमको तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऐसे गले में पूरा ऐसे ठंडा ठंडा पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। तो भाई थोड़ा गुनगुना करके पी लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल जरूरी है पानी। और पानी आप तभी पी पाएंगे ना जब कुछ खाएंगे, तो गर्मा गर्म कुछ खा लीजिए। तो हम गर्मा गर्म आलू मटर की खिचड़ी बनाना बताते हैं। अच्छा, व्यंजन विधि पर आ गए हम लोग, क्या बात है, बताओ बताओ। तो आलू मटर की खिचड़ी, क्योंकि मटर भी बाजार में भी खूब आ रही है, तो इस खिचड़ी को बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है 1 कप चावल, इसे भिगो दें, और जीरा 1 छोटा चम्मच, सौंफ 1 छोटा चम्मच, राई आधी छोटी चम्मच, प्याज 1 बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च 2 लेनी है बारीक कटी हुई, या फिर स्वाद के अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लहसुन 7-8 कलियां लेनी है दरदरी कुटी हुई, अगर नहीं खाते लहसुन तो इसको छोड़ दीजिए। और 1 चम्मच आपको पेस्ट भी ले सकते हैं लहसुन का, अगर कलियां नहीं लेनी है जी। कड़ी पत्ता लेने हैं 8 से 10, आलू लेने हैं 2 मध्यम आकार के छोटे टुकड़ों में कटे हुए, और 1 कप भरकर लेनी है हरी हरी मटर, और लेना है आपको हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर सब 1 छोटा चम्मच, और नमक स्वाद के अनुसार, तेल 2 बड़े चम्मच। अब बनाना कैसे है कि भाई तेल को अच्छे से गर्म कर लें, इसमें राई सौंफ और जीरा डालकर अच्छे से तड़का लें, फिर आप प्याज हरी मिर्च को डालकर गुलाबी होने तक भून लें, कड़ी पत्ता आलू मटर डालकर इन्हें डालकर भी कुछ देर भून लें। सारे मसाले नमक ये सब चीज डालकर भूनें, और आधा कप पानी डालकर इनको भूनना है ताकि मसाले जल ना जाएं। फिर चावल डालकर 1 मिनट तक भूनें। अब 2 कप पानी डालकर, या आप देख लें कि चावल कितना पानी सोख रहे हैं, हर तरह के चावल का चावल अलग अलग तरह के होते हैं, और आपके भी उस पर निर्भर करता है कि आपको कैसा पसंद है। कुछ लोगों को पतली खिचड़ी पसंद आती है, कुछ को बिल्कुल सूखी सूखी, है ना। तो ये आलू और मटर डाल के अब 2 या 3 सीटी आने तक, अगर आपने कुकर में चढ़ा है तो 2-3 सीटी लगा लें, अगर आप भगोने में बना रहे हैं तो चलाकर देखते रहें। और गर्मा गर्म जो खिचड़ी बनी है इसे रायते के संग, उड़द की दाल के संग, या फिर चटनी के साथ खा सकते हैं। तो वही जब रायते की बात है तो रायता बताइए बुआ, रायता कैसे देखो बनाएंगे? रायता भी बता सकते हैं, वैसे तो आप चाहें तो इसको पापड़ के संग भी खा सकते हैं। फिलहाल हम पापड़ बनाना तो नहीं बताएंगे, ना हम पापड़ बेलेंगे। बिल्कुल रायता हम खा सकते हैं। इसके लिए दही चाहिए 2 कटोरी या 250 ग्राम करीब चाहिए, घी चाहिए 1 छोटा चम्मच, जीरा चाहिए, राई चाहिए आधा छोटा चम्मच, हींग छोटा सा चाहिए 1 चुटकी, और प्याज 1 छोटा बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च छोटा चम्मच बारीक कटी हुई कुटी हुई, कड़ी पत्ता चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, धनिया और हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी सब 1/4 चम्मच करीब, गरम मसाला 1 चुटकी ले लीजिए, नमक स्वाद के हिसाब से, और सजाने के लिए हरा धनिया। तो दही को खूब चिकना होने तक फेंट लें, या आप ऐसा करें कि जो चाय वाली जो छन्नी होती है उसमें आप छान भी सकते हैं, तो खूब अच्छे से मक्खन की तरह छन जाएगा ये। और घी को गरम गरम राई जीरा हींग डालकर तड़का लीजिए, प्याज हरी मिर्च कड़ी पत्ता डालकर भून लें, सारे सूखे मसाले डालकर कुछ देर कर भून लें, और ये तड़का दही के ऊपर डाल दीजिए, फिर नमक डालकर मिलाइए और हरे धनिये से सजा दीजिए इसको, और बस खाइए खिचड़ी के साथ। इसके बाद हम चटनी देखते हैं, लेकिन पहले एक गाना हो जाए चटपटा सा। बिल्कुल। ये दुनिया उसी की जो प्यार कर ले, ये दुनिया उसी की
तो भाई अब क्या बताने जा रही हो? इन दिनों क्योंकि वो ये बाजरे की, मक्के की रोटी बड़ी खाई जाती है, और हमने अभी गर्मा गर्म खिचड़ी भी बताई है। हाँ। तो ऐसी चीजों के संग में ना उड़द और चने की दाल बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, तो उड़द चने की दाल की रेसिपी बताते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए 1 कप उड़द दाल और 1/4 कप चने की दाल। हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच तेल के, या फिर आप तड़के के लिए तेल की बजाय घी भी ले सकती हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, हाँ, आप क्या खाते हैं। हाँ। और जीरा 1 छोटा चम्मच, टमाटर 2 छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 लेनी है, या आप अगर कम तीखी है तो 2 भी ले सकते हैं। धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब एक ही छोटा चम्मच लेना है। नमक स्वाद के अनुसार। अब इसे बनाने के लिए उड़द और चने की दाल को कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले ही भिगो देना है, ताकि वो अच्छे से पानी सोख कर ले, तो जल्दी बन जाएगी ना। वैसे रोजमर्रा में भी दाल अगर आप पहले से भिगो लेते हैं तो अच्छा रहता है जी। और इसके बाद में इसे सिर्फ पानी डालकर अच्छे से पका लेना है, प्रेशर कुक कर लेना है, या फिर आप भगोने में भी बना सकते हैं। अब तड़का लगाने के लिए लेना है एक पैन में तेल, और फिर जीरे को तड़का देना है, या अगर आपने घी लिया है तो घी में जीरा तड़का है। फिर टमाटर, हरी मिर्च को थोड़ा नरम होने तक भून लें। इसमें आधा कटोरी पानी डालकर सारे सूखे मसाले डाल दें, ताकि मसाले नहीं जलें। और फिर मसाले से जब तक तेल नहीं अलग हो जाता है तब तक इसको भूनना है, पकाना है। फिर जो हमने उबाली थी दाल को, उसे इसमें मिला देना है, कुछ देर पका लेना है, और गर्मा गर्म दाल तैयार है। अब मक्के की, बाजरे की रोटी या खिचड़ी किसी के साथ भी खाइए। इसी के साथ उड़द की दाल के लिए आजकल बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बथुए के साग का, तो उसको सतपैता बोलते हैं। तो साथ का यानी कि बथुआ का जो साग होता है उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, उसको काट लीजिए, और खड़ी उड़द की दाल साबुत जो होती है छिलके वाली, उसके संग इसको ऐसे ही उबाल लें। और वही वाली बात, अगर साबुत है तो जाहिर है कि आप 2 घंटे आप पहले से भिगो देंगी तो और अच्छे बनेगी। फिर अब अच्छे से पहले नमक और हल्दी डाल के आप उसको उबाल लीजिए, और ऊपर से उसमें तड़का, जैसे कि अभी तुमने बताया, वो सारी चीजों से डाल सकते हैं। मतलब 1 कप तेल ले लीजिए, या घी अगर आप चाहती हैं 2 बड़े चम्मच। उसमें जीरा है, राई है, उसके संग हींग जरूर डालिएगा, क्योंकि उड़द की दाल जो होती है बहुत बादी करती है। फिर अगर आपको टमाटर डाल के तड़का लगाना है तो टमाटर डालिए, इसमें लहसुन डाल लीजिए, हरी मिर्च, अदरक डालकर, लाल मिर्च अगर आप खड़ी चाहती हैं तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। आपने हरी मिर्च डाल सकते हैं, अदरक डालकर अच्छे से उसको तड़का लगा दीजिए। और उसके बाद उसके बाद आप उसको हरी धनिया से जो है सजा लीजिए, परस दीजिए साथ में। तो किसी भी रोटी के संग, बाजरे की रोटी के संग, मक्के की रोटी के संग, जिसके संग भी आप खाना चाहें, गेहूं के आटे के जो रोटी होती है उसके संग भी आप इसे खा सकते हैं। इसी तरह से लहसुन की चटनी लाल मिर्च डालकर या हरी मिर्च डालकर भी बनाई जा सकती है। और लहसुन की चटनी अगर बनानी है तो, और लाल मिर्च के साथ बनानी है तो ले लीजिए आप सूखी साबुत जो आती हैं लाल मिर्चें, वो 2 से 3 ले लीजिए। और तीखा ज्यादा करना है तो 4 से 5 भी ले सकते हैं। ये अपनी पसंद की बात बता रही हैं, ठीक है, चलो बताएं। और हरा धनिया लेना है करीब आधा कप, अदरक लेना है आधे इंच का टुकड़ा, लहसुन की 10 से 15 कलियां लेनी है, जीरा 1 छोटा चम्मच, और साबुत धनिया के बीज लेने हैं जी, ये 1 छोटा चम्मच, और नमक स्वाद के अनुसार। नमक अगर काला नमक डाला जाए तो चटनी का स्वाद जो है और अच्छा हो जाता बढ़ जाता है। अब सूखी मिर्च जो है, लाल मिर्च जो है, उनको थोड़ी देर पानी में भिगो दीजिए ताकि वो नरम हो जाए पीसने के लिए। अब पानी को निकाल दी, जब वो मिर्चें नरम हो गई तो पानी निकालकर जो अन्य सामग्री हमने ली है इसे या तो ओखल में कूट लें या तो मिक्सी में पीस लें। और अगर सिलबट्टे में पीसते हैं तो ये बात ही अलग है, फिर तो चटनी बड़ी स्वादिष्ट और बनेगी। और आजकल आंवला आ रहा है तो आप इन सब चीजों में आंवला भी डाल सकते हैं, तो खटास भी आ जाएगी, और ऐसे ही आप आंवला भी खा सकते हैं। इसके संग संग हम अगर इसके बथुए की बात कर रहे थे, तो रायता अगर बनाना है तो आप बथुए का रायता जो है वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो बस बथुए को उबालना है, उसको मैश करना है, जैसे दही हमने तैयार की थी उस रायते के लिए, बस वैसे ही तैयार करके बथुआ का उसमें साग मिला दीजिए और खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और एक चीज बुआ की सरसों का जो तेल है उसकी तासीर गर्म होती है, तो खाने पीने की चीजों में सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो पीसी मालिश भी कर सकते हैं। हाँ, मालिश भी कर सकते हैं, और पीसी हुई जो सरसों होती है उसको भी आप इन सब रायतों में डाल सकते हैं, बहुत स्वाद आता है। और घड़ी की सुई तो कह रही है कि भाई अभी हमारे जाने का समय हो गया, इजाजत लेते हैं। सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।